हम लोगों ने ना केवल मिडिल वर्ग के लिए बल्कि हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए लाखों में हम लोगों ने आवास बनाए हैं। एक संस्था के लिए उत्तर प्रदेश जैसे जितना बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, 4 ही 5 देश हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से ही बड़े हैं पूरे विश्व में। हाउसिंग की रिक्वायरमेंट खासतौर पे अर्बन एरियाज में उसके मानक काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, रोड्स की क्वालिटी क्या है, और लोगों को जो एक इतने साल का जो अनुभव है हमारे पास कि एक अच्छे एरिया में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि ये नियंत्रित नहीं था पहले, अपने हिसाब से लोगों ने अपने टाउनशिप या छोटा जो भी डेवलपमेंट के काम करने शुरू किए। उसमें जैसे जैसे क्योंकि इसमें कोई हमारे पास एक्ट नहीं था पूरे देश में कि इनको कोई रेगुलेट करे। किसी भी मनुष्य के जीवन में 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं और वो तीनों साधनों को एकत्र करने के लिए उस मानव जीवन में अगर उसको मिल जाती है तो अपना जीवन धन्य मानता है। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े के लिए उसे स्वयं लगना होता है और उसे प्राप्त हो जाता है। मकान के लिए जरूर उसे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इस नाते उत्तर प्रदेश सरकार ने 1966 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्थापना की, और वो इसीलिए की कि एक जन सामान्य तक हम उसको छत मुहैया करा सके, उसको हम आवास दे सके, उसको उस लागत पर दे सके जिसको वो वहन कर सके। और आज दैनिक भास्कर की टीम उसी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के मुख्यालय में आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह जी के साथ मुखातिब है। बहुत सारे प्रश्न हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत सार्थक उत्तर आएंगे। डॉक्टर बलकार सिंह जी, दैनिक भास्कर के चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मूल विषय यही है कि 1966 में स्थापना हुई थी। आप वर्ष 2024 में यहाँ पर आवास आयुक्त के रूप में आपने कार्यभार संभाला। आज क्या लगता है 1966 से लेकर आपके कार्यभार संभालने तक और आपके कार्यभार संभालने से आज 2025 तक ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिससे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लोगों को छत मुहैया कराने में सफल और सार्थक सिद्ध हुआ है? जैसा कि आपने अभी बताया कि 1966 से आवास विकास परिषद का गठन हुआ है और उसके गठन से लेकर के आज तक हमारी जो प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बहुत सारी योजनाएं हैं। 66 जनपद को लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं और 75 उसमें हमारी योजनाएं बनती है। तो इस तरह से जो उस टाइम क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का भी जो एक्ट है हमारा 75 में आया था, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी भी नहीं थी, तो एकमात्र जो संस्था जिस टाइम सरकार ने गठन किया आवास विकास परिषद ही थी। तो उसी तरह से जो हम लोग लखनऊ में जैसे आप देखते हैं इंदिरा नगर आवास विकास परिषद का है, राजाजीपुरम स्कीम है और भी स्कीम्स कई हैं, छोटी छोटी स्कीम्स भी हैं और बड़ी स्कीम्स में आप देखते हैं तो ये आपका जो वृंदावन है, अवध विहार है, ये है, बाकी भी सब शहरों में है। तो आवास विकास परिषद ने एक जो मानक स्थापित किया कि कितनी बड़ी योजना में आप हजारों एकड़ तक कर लेकर के जाते थे, जो पूरा एक नए शहर भी बसाए हैं। गाजियाबाद में भी आप देखेंगे वसुंधरा स्कीम है, अभी सिद्धार्थ विहार भी है। तो आवास विकास ने शुरू से लेकर के एक जो मानक स्थापित किया, तो उसी पे बाद में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी आई उसको भी एक जहन में रखते हुए लोग आगे बढ़े। और जैसे जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी आई तो उनका एक अपना एक जो प्राधिकरण का एक विकास क्षेत्र होता है वो उसके अंतर्गत बनाते हैं अपनी योजना। लेकिन हम लोगों को जो एडवांटेज है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के पूरे प्रदेश में बना सकते हैं। तो उसके तहत रहते हुए लगभग हम लोगों ने ना केवल मिडिल वर्ग के लिए बल्कि हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए लाखों में हम लोगों ने आवास बनाए हैं। और अभी भी हम हमारी जो पुरानी स्कीमें हैं उसमें कुछ न कुछ जो बचे हुए एरियाज़ हैं, कहीं पर लिटिगेशन है, उसको लेते हुए भी हम लोग आगे बनाते जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है कि 1966 में स्थापना हुई और पहली ये आवास को देने की संस्था थी सरकार की तरफ से। बाद में आपने स्वयं स्वीकारा कि बाद में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनने लगी। कमोबेश लगभग हर बड़े ज़िले में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, अब तो छोटे ज़िलों में भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनने लगी। उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के सामने कुछ हर्डल्स आए या कंपटीशन बढ़ा? ऐसा क्या हुआ जिसमें आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि एक आम नागरिक को कोई फायदा हुआ हो? आम नागरिक को ये फायदा इसमें हुआ है क्योंकि एक तो
एक संस्था के लिए उत्तर प्रदेश जैसे जितना बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, कहीं 4 ही 5 देश हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से ही बड़े हैं पूरे विश्व में। तो एक संस्था के लिए लोगों की जो एस्पिरेशंस को पूरा करना उतनी तरह से संभव नहीं था जितनी रिक्वायरमेंट थी। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ा है तो आवास का जो रिक्वायरमेंट पहले लोगों का था वो बहुत एक सिंपल होता था, लेकिन आजकल जैसे पूरा विकास है देश में और लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, बाहर के देशों में जाकर के भी लोगों ने देखा है, तो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट खासतौर पे अर्बन एरियाज़ में उसके मानक काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे आई उन्होंने भी प्रयास किए, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके आया और उससे सब में कंपटीशन भी हुआ और कंपटीशन होने से लोगों को इसका लाभ मिला और हर एक संस्था ने किसी चीज़ में हमने उन लोगों से सीखा, किसी में उन लोगों ने हमसे सीखा। तो मैं समझता हूँ ये पूरा एक सभी लोगों के लिए एक अच्छा रहा और संस्थाओं के लिए भी एक कंपटीशन की भावना आई और इसीलिए जो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि जो बहुत पुरानी स्कीम थी और जो आज जो डेवलप होती है उसमें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, रोड्स की क्वालिटी क्या है और लोगों को जो एक इतने साल का जो अनुभव है हमारे पास कि एक अच्छे एरिया में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें लगातार हम इम्प्रूवमेंट ही ला पा रहे हैं। अभी आपने कहा निजी क्षेत्र के कॉलोनाइजर्स भी आ गए, वो डेवलपर्स भी आ गए, लेकिन जो विश्वास एक सरकारी संस्था के तौर पर आवास विकास परिषद के प्रति लोगों में था वो कहीं दरका। वो क्यों दरका इसको बेहतर आप समझ पा रहे हैं। उसी से जुड़ा एक मामला और आया था अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोग की योजनाओं में कुछ फ्लैट्स बचे हुए हैं जिनको अब कम मूल्य पर बेचा जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोरोना काल में भी बहुत मार्केट में मंदी आई थी, इस वजह से भी बहुत लोग नहीं खरीद पाए थे। लेकिन उसमें दो पहलू आते हैं, दो प्रश्न समझ में आते हैं और उसका उत्तर आप ही दे पाएंगे बेहतर तरीके से कि एक तो जब वो फ्लैट्स जब बेचे जा रहे थे तो उसका मूल्य इतना क्यों रखा गया था कि बाद में आपने कई वर्षों बाद मूल्य उसको घटाए। जो पहले खरीद चुके थे खरीदार, जो वहां रह रहे थे, क्या उनको ही नहीं लगा कि उनके साथ कोई धोखा हो गया, उनसे ज्यादा पैसे वसूल लिए गए? और दूसरा, कम मूल्य करने के बाद भी वो रिक्त फ्लैट अभी भी बिक नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, मतलब उसको कैसे करेंगे, समस्या का समाधान कैसे करेंगे दोनों तरफ से, अध्यासी जो आवास खरीद चुके थे उनके लिए और जो खरीद सकते हैं उनके लिए? जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की बात हुई तो प्राइवेट सेक्टर क्योंकि ये नियंत्रित नहीं था पहले, अपने हिसाब से लोगों ने अपने टाउनशिप या छोटा जो भी डेवलपमेंट के काम करने शुरू किए। उसमें जैसे जैसे क्योंकि इसमें कोई हमारे पास एक्ट नहीं था पूरे देश में कि इनको कोई रेगुलेट करे, तो कई जगह लोगों के साथ धोखे भी हुए, ज्यादती भी हुई। तो उसी को देखते हुए जो केंद्र से एक्ट बना 2016 में, रेरा जो एक्ट बना, तो उसके कारण हम पूरा प्राइवेट सेक्टर को नियंत्रित कर पाए और रेरा हर एक प्रदेश में अपना एक रेरा है और उसी के अंतर्गत जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उन पे एक मानक हैं, उनके ऊपर एक कंज्यूमर के बेनिफिट को देखते हुए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के प्राविधान है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ऐसे उस तरह की जो बातें पहले थी कि कोई कहीं भी बना करके स्कीम और कुछ भी कह के बेच दे रहा था, तो अभी बिना रजिस्ट्रेशन के बेच नहीं सकता। और रजिस्ट्रेशन है तो उसके बाद उसके कुछ न कुछ कमिटमेंट है जो पूरा करने पड़ते हैं। रही बात फिर जैसे कि आवास विकास ने जो एक बार जो एक उत्तर प्रदेश में पूरा हाई राइज की तरफ जाने का कई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने भी बनाए, जीडीए ने काफ़ी बनाए, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी बनाए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी बनाए और आवास विकास परिषद ने भी हाई राइज की तरफ गए। एक क्योंकि रियल्टी सेक्टर में बूम था, लैंड के रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़े, हर एक आदमी के ये मतलब कैपेसिटी में नहीं था कि वो प्लॉट खरीद पाए। तो दिस वाज ए गुड ऑप्शन कि एक अच्छी लिविंग यदि हाई राइज में हो पा रहा है तो उसमें सुरक्षा भी, उसके कई फ़ायदे भी हैं। और नुकसान ये है कि हम लोगों को जो एक जमता नहीं है कि फ्लैट में रहें, कि सबको अच्छा लगता है कि हमारा अपना ज़मीन हो और अपनी छत हो, वो उसका एक नुकसान है। बट तो जैसे जैसे ये बना तो कई अथॉरिटीज इसको बनाने में लगी और कई जगह आवश्यकता का आंकलन भी नहीं हुआ कि आपको डिमांड सर्वे करना चाहिए कि इतने फ्लैट्स बनाने हैं। जैसे एलडीए ने भी बहुत बनाए, आवास विकास ने भी, जैसे आपका देखेंगे कि अवध विहार में भी कई फ्लैट्स बने हैं, कई हाई राइज बिल्डिंग है। इसी तरह से आपका गाजियाबाद में भी हमने बनाया है और इधर लखनऊ में जो वृंदावन है वहाँ भी बनाया है।
तो एक तो उस टाइम एक कंस्ट्रक्शन स्प्री टाइप से एक चला कि एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स विदाउट नोइंग कि आपका डिमांड यहाँ पर क्या है। तो वो एक थोड़ी गलती हुई उस समय पे। दूसरी गलती ये हुई कि सरकारी संस्थाओं में हम कुछ भी कर लें, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना और एक स्टैंडर्ड तक ले जाना बहुत एक मुश्किल काम है। उसमें तरह तरह से लोगों के, चाहे आपका नीचे जेई से लेकर के ऊपर तक जो भी ऑफिसर है, टेन्योर भी बदलते हैं। यू कैन नॉट इम्पोज इट ऑन वन कंपनी लाइक प्राइवेट में जैसे हम बता सकते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण रहे, तो इसलिए थोड़ी उसमें दिक्कत आई। डिमांड सर्वे प्रॉपरली ना करके ज़्यादा बनाए गए और उसके साथ साथ क्वालिटी में वो चीज़ें नहीं हुई। दूसरा, आपने फिर जो कॉस्टिंग का बात बताया कि शुरू में जैसे महंगे खरीद लिए, शुरू में भी जैसे महंगे नहीं थे उस टाइम के हिसाब से हम उसको देखते हैं, क्योंकि प्राइवेट में भी उस टाइम जो रेट थे फ्लैट्स वगैरह के वो उनसे ज़्यादा थे। ये बात अलग है कि हो सकता है उनकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो, लेकिन कई जगह धोखा भी हुआ। तो लेकिन उसके पश्चात जो कॉस्टिंग का हमारा एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नियम है, सरकार के जो नियम है उनके अंतर्गत कि आपको जैसे कि कंटीजेंसी चार्जेस हर साल इतना लगाना है, हर साल आपको इतना बढ़ाना है, इतना अप्रिसिएशन दिखाना है। उसको देखते हुए वो मानक इस तरह से थे कि उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ती गई और डिमांड कम होने के कारण या क्वालिटी में कोई चूक होने के कारण तो उतने बिके नहीं, तो वहाँ पर बसावट कम रही और रेट बढ़ते गए। तो इसलिए जो काफ़ी चीज़ें आई कि रेट बढ़ता जा रहा है और बिक नहीं रहे हैं और लोग एक एरिया को छोड़ के आगे भी बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए सभी ऑर्गेनाइजेशन ने देखा और सरकार में भी ये हुआ कि इसको आप कॉस्टिंग गाइडलाइंस को देखा जाए क्या है। तो आवास विकास परिषद में जो देखा गया तो घटाए नहीं प्राइस हम लोगों ने एक पॉइंट पे जाके उसको फ्रीज किया इस तरीके से। हाँ, क्योंकि जब बिल्डिंग आपका डिटीरियोरेट हो रहा, वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग में नहीं रहेगा 6 महीने तक, उसका ही एक वो बदल जाता है, एक स्वरूप ही बदल जाता है, एक फ्लैट का भी उसी तरह से है। तो उसको फ्रीज किया गया और बाकी जगह जा बढ़ रहा था, तो इस तरह से लोगों को वो थोड़ा सस्ता पड़ा और हो सकता है कि काफ़ी दिन बाद वो उसमें आएंगे तो कुछ उनका एक्सपेंडिचर भी होगा इसको इम्प्रूव करने में। तो इसके कारण काफ़ी हमारी प्रॉपर्टीज़ निकली। लगभग आवास विकास में ही देखें तो 12,000 से भी ज़्यादा हमारे ऐसे फ्लैट थे जिसमें से 4,000 के आसपास हम लोगों ने इस तरह से बेचा। और उसका फ़ायदा ये भी है कि एक तो लोगों को घर की जो ज़रूरत है वो पूरी हुई, हम लोगों को भी ये है कि जितना जल्दी बिकेगा तो लोगों के यूज आएगा और हमारा भी जो उसमें जो एक बिल्डिंग बिना रहने के जो उसका नुकसान होने की आगे उम्मीद है उसको कम कर पाए हम लोग। और अभी जो सरकार की तरफ से निर्देश आया कि एक कॉस्टिंग गाइडलाइन को ही रिवाइज किया जाए। अच्छा, तो वो सभी, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे आप देखते होंगे कि आवास विकास परिषद ने ये किया, इतना छूट दिया, बोर्ड की मीटिंग में एलडीए ने ये छूट दिया। तो इस तरह की जो छूट देना किसी फेस्टिवल पे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत जो लोग करते हैं सरकारी संस्थाएं, उनको हमको उतनी फ्रीडम नहीं होती जितनी प्राइवेट को होती है। उसमें बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन लग सकते हैं, अन्य आपत्तियां लग सकती हैं। तो इसी के दृष्टिगत सरकार ने ये तय किया कि हाउसिंग डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट किया कि आप एक कॉस्टिंग गाइडलाइंस को रैशनलाइज करिए कि कहाँ पर आप अनाप शनाप आप कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उसमें देखा गया, बल्कि वो शासन ने फिर, मैं सचिव भी हूँ आवास विकास विभाग में, तो मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया था। तो हम लोगों ने उसमें कई तरह के सुझाव दिए कि भाई हम लोग जैसे कि 15% इंटरेस्ट हो, 3% पिनल इंटरेस्ट है, तो उसमें हम लोगों ने बोला कि नहीं MCLR प्लस 1% का ही करें। इतना इंटरेस्ट बढ़ने से कई बार बहुत उसका लोगों पे वो पड़ता है, तो हतोत्साहित होते हैं। हाँ, हतोत्साहित होते हैं। तो हम लोगों ने उसको एक रैशनल बनाने के लिए और व्यवहारिक बनाने के लिए तो इस तरह से उसमें कई प्रपोजल्स दिए। कई जगह ये भी है कि हम जैसे बिल्डिंग बना दिया तो उसको इम्प्रूव करके दे सकते हैं। अभी हम लोग सरकारी क्या है कि जैसे मैजिक ब्रिक्स 99.com इस तरह की कई साइट्स एग्रीगेटर्स बोलते हैं उनको, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स, उनमें एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया। कई जगह है कि टावर आपने बना दिया एज इज वेर इज, इसको बेच दो ताकि अगला आदमी, क्योंकि प्राइवेट आदमी उसको इम्प्रूव करके बेच सकता है। तो उसमें कितना बढ़ना चाहिए, कॉस्टिंग शुरू में कैसे होनी चाहिए,
तो उसमें पूरी एक गाइडलाइन बनाई गई थी जो उच्च स्तर पे अभी है और उसमें डिस्कशन हो रहा है। वो होता है तो एक पूरे प्रदेश में एक रूपता आएगी कि उसकी कीमतों में जो इजाफा ना हो वो ना हो। तो इस तरह से ये जो कॉस्ट वाली बात है हम लोगों ने उसको इतना रैशनलाइज करके बेचा। और आगे भी जो खास तौर पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए या जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए है, ज़्यादातर फ्लैट्स हमारे उस तरह के हैं, तो हम बोर्ड में जा कर के अपने स्तर पे भी उसमें कुछ ना कुछ स्कीम लाएंगे जो भी हमको कोई फेस्टिवल के ओकेजन है ये है, तो ताकि हम लोगों को वो आवास को दे सकें। लेकिन उससे कोई घाटा तो नहीं होना है ना आवास विकास परिषद का, कि जब आप एक बार दाम उसको स्टैग्नेंट रख रहे हैं, बिल्कुल ठहरा दे रहे हैं, और बाकी जो कॉलोनाइजर हैं, बाकी जो कंपनियां वो बढ़ा रही हैं दाम, और अब तो सर्किल रेट भी लखनऊ का बढ़ गया है, तो ऐसे में आवास विकास परिषद का घाटा तो नहीं है कोई? नहीं, उसमें घाटा नहीं है, बल्कि घाटा तो हम उसको नहीं बेचते हैं तब होता है, क्योंकि यदि हमको एक तो ज़रूरत है घर की सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, तो वो लेगा, और वो लेगा तो हमको आगे पैसा मिलेगा, और उसी के बाद हम आगे अपना लैंड बैंक बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे को लगा सकते हैं। अदरवाइज तो हमको कोई भी स्कीम चलानी है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। उसमें घाटा नहीं है, बल्कि सबका उसमें फ़ायदा है। लेकिन जो आपने कहा कि जो पहले महंगे दाम पर खरीदे थे उस समय के हिसाब से वो उचित दाम था, तो कहीं उनको कंपनसेट करने का कोई इरादा है कोई? अब मैं एक आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लिया किसी ने 70 लाख में फ्लैट लिया, कोई भी 3 BHK में भी 6 ईयर बैक 7 ईयर बैक, ऐसे ही था। हाँ, तो 70 लाख के आसपास लिया, तो वो करते करते अगले साल 75 हो गया, फिर 2-3 लाख फिर बढ़ गया, वो 80 लाख पे पहुंच गया, फिर जाकर के 1,20,00,000 पे पहुंच गया। तो जो 70 में आ गया तो इतने साल से हो रहा है, उसका यूज कर रहा है, उसकी ही इज यूजिंग, नई प्रॉपर्टी में चला गया, प्राइस बढ़ रही है, उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, ही हैज इन्वेस्टेड मनी ऑल्सो। उसके ठीक बगल वाला जो फ्लैट खाली है उसको तो आपने उसी 70 लाख पे आज भी बेचा? नहीं, ऐसा नहीं किया हमने, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उसको क्या है कि घर रह रहा है तो HRA, उसका मकान का किराया बचा है, उस तरह का उसको लाभ हुआ। तो जो 70 में लिया, लेकिन करते करते जो नहीं बिका उसके बगल वाला, वो हमारी जो गाइडलाइन इस तरह से थी कि उसमें कहीं लॉजिकल वे नहीं है उसमें कि आप कितना बढ़ाएंगे, आप इतना बढ़ाते रहेंगे, वो करते करते एक 30 पे मान लिया पहुंच गया आपका, और एक पॉइंट पे जाकर के 2023-24 में काफ़ी सब जगह मंत्रणा हुआ और देखा कि आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन बिना रहे मकान का कम हो रहा है, तो तब ये तय किया कि इसको यहाँ पर रोक देते हैं, घटाएंगे नहीं। तो 1.25 पे उसको मान लिया रोक दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तो प्रॉफिट इज द मेन थिंग फॉर दैम। तो प्राइवेट का बढ़ रहा, लेकिन हमारा वहीं स्टैटिक होने से उसको जब लगा कि डिफरेंस इतना अच्छा है कि मैं ले सकता हूँ इसको, तो तब लोग आए। तो उसमें ये नहीं कि 70 वाले को घाटा हुआ, 70 वाला तो सही टाइम से लेकर के यूज कर रहा है अपने उसको, और ये वाला जो एक अव्यवहारिक तरीके से इसमें जो वृद्धि हो रही थी उसको रोकते हुए किया गया है। अच्छा, लखनऊ में चूंकि हम रहते हैं और लखनऊ मुख्यालय भी है, लखनऊ की कुछ योजनाएं वास्तव में बड़ी आइकॉन योजनाएं थी, जैसे कि आपकी इंदिरा नगर योजना आवास विकास की एक आइकॉनिक योजना थी। लोग उसको पहचानते थे कि आवास विकास ने बहुत बड़ी योजना बनाई और बहुत सफल योजना रही। विकास नगर योजना, राजाजीपुरम पुरानी योजना थी, उतनी शायद मुझे लगता है कि बहुत पहले की योजना थी, इसलिए उसकी सफलता और असफलता पे हम बात कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद एक वृंदावन योजना आई, और वृंदावन योजना बहुत बड़ी योजना थी, जिस तेलीबाग में बहुत जाम लगता था उसको भी डेवलप किया और आगे जाकर उन्होंने बड़ी योजना बनाई। अभी क्या लगता है कि आपको ऐसी कोई योजना आ सकती है क्या, या योजना ला रहे हैं या ला चुके हैं, और जिसको लोग याद रखें कि हाँ, क्या आवास विकास जिस नाम के लिए प्रसिद्ध था वैसी योजना लेकर आया? इसमें क्योंकि जो योजना बड़ा लाने वाला है, सबसे बड़ा तो हमारा जो 2019-20 में ही शुरू हो गया था, अयोध्या में जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप है हमारी 1800 एकड़ में कुल मिला के वो बनती है। एक तो अयोध्या में हमारी बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें आवास विकास परिषद को लगभग 60% ज़मीन भी मिल गई है। उसमें हम लोगों ने मठ और आश्रमों के लिए भी अलॉट किए हैं, ताकि जो भी हमारी वहाँ एक सांस्कृतिक पहचान भी जो भारत की है वो रहे। तो क्या मतलब मठों और आश्रमों के लिए कुछ सस्ते दरों पर होगा कि वो सामान्य प्रचलित जो भूमि मूल्य है उसी पर होगा? नहीं, सस्ता दर नहीं था, दर तो एक इन्होंने जो मानक किया कि जो भी हमारा आवास का जैसे एक रेट बनता है उसका 1.5 टाइम्स बनता है, बट मठ और आश्रमों के लिए ऑक्शन पे जाने की बजाय एक अलॉटमेंट का एक क्राइटेरिया लेते हुए सिस्टम किया गया। तो उसमें ऑक्शन नहीं गए, और लैंड उपलब्ध होना एक ऐसी जगह पे, वो भी एक अच्छी हमारी चीज़ थी।
दूसरा उसमें जो होटल्स के लिए बहुत अच्छा किया है, हाई राइज के लिए भी है, प्लॉट्स के लिए भी है, और मल्टी लेवल कार पार्किंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अयोध्या में जो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आती है, लोग एक दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा घर बनाने की बजाय वहाँ पर जो होटल्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और मठ और आश्रमों में भी जो लोग जुड़े हैं मठ और आश्रम से, वो काफ़ी लोग आगे 2-3 दिन वहाँ रुकते हैं। तो दे विल ऑल्सो एक्चुअली एक जैसे धर्मशाला है या इस तरह का चीज़ें हैं, उस तरह का पर्पज भी सर्व करते हैं वो लोग। तो एक हमारी अयोध्या की स्कीम बहुत अच्छी है। दूसरा यहाँ पर एक स्कीम हम सौमित्र विहार के नाम से न्यू जेल रोड पे है एक स्कीम, हालांकि वो लखनऊ में वो अभी लॉन्च होने वाली है, 2 महीने में लगभग उसका हो जाएगा। सौमित्र विहार उसका खास बात यह है कि वो प्रदेश की पहली एक ऐसी योजना है जिसमें हम लोग लैंड पूलिंग के माध्यम से 80% लैंड को लैंड पूलिंग के माध्यम से ले रहे हैं। लैंड पूलिंग का मतलब ये है कि जिसकी जितनी लैंड है वो हमको बिना मुआवजा लिए लैंड देगा, और उसको हम 25% विकसित आवासीय भूमि प्लॉट के रूप में देंगे। तो उसमें हम लोगों ने जो जिन चाहे वो भूस्वामी है या किसान है, क्योंकि लखनऊ के आसपास का एरिया था, कई उस लोगों ने पहले अपना, किसी ने 1 बीघा, किसी ने 1000 मीटर, किसी ने 500 मीटर ऐसे भी ले रखे थे। तो उन लोगों ने हमारा प्रकाशन होने से पहले जो भी लोग थे तो उनको हमने 25% ये वाली स्कीम में ले करके, और लगभग 1000 लोगों को उनके प्लॉट का जिसका जितना ज़मीन था तो मिनिमम हमने 40 स्क्वायर मीटर किया। मान लिया किसी को 30 ही बन रहा है 25% में, लेकिन 30 में रहने का अच्छे नहीं बनता तो हम उसको 40 देंगे मिनिमम। उसके बाद 60 भी है, उसके बाद फिर 120 भी है। तो वो कम ज़्यादा है तो उसको लग रहा है कि मुझे छोटा लेना है तो दे कैन टेक मनी फ्रॉम अस, और बड़ा लेना है तो वी विल टेक मनी फ्रॉम हिम, जो भी हमारा सेक्टर का एक पर्याप्त लैंड आ जाए विकास के लिए। हाँ, वो आ गई है। इसी यही सोच के साथ में आपने ये स्कीम निकाली, ताकि हमको भी एकदम पैसे ज्यादा ना लगाना पड़े, और लोगों को जनरली ये रहते कि आपने हमारी जमीन का पूरा वाजिब भाव नहीं दिया। और लैंड पुलिंग में क्योंकि आवासीय का रेट इतना बढ़ जाता है तो उनको मुआवजे से बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा है। प्लस क्या है कि उनको लॉटरी में और दूसरी सिस्टम में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि कहीं भी निकालेंगे वो तो प्लॉट जहाँ भी आप निकालते हैं तो वहाँ पर फिर वो आता है कि आप रजिस्ट्रेशन डालेंगे, 500 प्लॉट है तो हो सकता है 50,000 लोग अप्लाई कर दें। तो इसमें श्योरली दे विल गेट द प्लॉट। बस उनका ये है कि कौन सा नंबर प्लॉट मिलना, उसी में लॉटरी होती है। प्लॉट देने जा रहे हैं। हाँ, प्लॉट या भूमि दोनों? प्लॉट देंगे आप। तो कह सकते हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और वृंदावन योजना के बाद एक बड़ी योजना आप सामने ला रहे हैं। वो योजना इतनी बड़ी नहीं है, बट उस योजना की खास बात यह है कि वो लैंड पूलिंग स्कीम पे पहली योजना है। ड्राफ्ट लैंड पूलिंग जो पॉलिसी बनी उसी के अंतर्गत उसको डेवलप किया गया। मतलब वो एक सफल उदाहरण की तरह एक प्रस्तुत होगा कि जहाँ पर वो हमने सारी काम कर लिया, लेकिन उसमें क्योंकि लैंड को आवास विकास परिषद के नाम आने की एक प्रक्रिया रेरा में जो हमको दिखाना पड़ेगा, तो उसमें किसानों को हम प्लॉट देने के पश्चात वो एग्रीमेंट करके फिर लिखते हैं कि हमारे नाम जमीन आ जाए। तो वो एक दिवाली के आसपास हम उम्मीद करते हैं कि उस स्कीम को हम लॉन्च कर दें। उसके इधर हरदोई रोड पे और सीतापुर रोड पे भी उसके अतिरिक्त जो आगे जाकर के जो नहर को क्रॉस करके 2 योजनाएं हमारी हैं, वो भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, 1,500 एकड़ की, 2,000 एकड़ की नहीं। उनका धारा 28 का जो एक हमारा प्रकाशन होता है, जिसमें हमारे एक्ट में पावर है कि एक चारों तरफ से बाउंड्री लगा करके इतनी बड़ी लैंड को हम वो करेंगे, स्कीम बनाएंगे। और आवास विकास में एक ये फायदा भी है जो हम डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है कि एक तो हमको एरिया का फ्रीडम है। हम मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने नियोजित क्षेत्र में अपने जो उनका प्राधिकरण क्षेत्र होता है उसी में जाती हैं, बट हमारे पे वो बाउंडेशन नहीं है। नंबर 1 हमको उसको फ़ायदा है। नंबर 2 जो हमारा एक्ट अपना है तो हम अपने ही बोर्ड में जा कर के उसकी अनुमति लेकर के हम स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर बिल्कुल अवार्ड होने से पहले सरकार से फिर अनुमति हमको लेनी पड़ती है, तो हमारा काफ़ी टाइम इसमें बच जाता है। तीसरा ये कि जो एक नए लैंड एक्विजिशन में एक पूरा 5 साल तक लैंड एक्वायर करने का कंपल्सन है, इस एक्ट में हम उस कंपल्सन से बच जाते हैं। तो इसलिए स्कीम में टाइम
लगना स्वाभाविक रहता है ऐसी स्कीमों में, तो उसके पश्चात भी हम लोग उसको कर लेते हैं। तो एक तो हमारी ये 2 जो स्कीम्स हैं नहर को पार करके, वो बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं। उनका नामकरण हो गया अभी? नहीं, उनका नामकरण नहीं हुआ, बट अभी उनको योजना संख्या 2 और 3 से हम बोलते हैं, और नामकरण के लिए उच्च स्तर पे उसको भेजा जाएगा। और उसके साथ साथ प्रयागराज में हमने किया है अभी एक बहुत बड़ी स्कीम का, एक और नया हम 2000 एकड़ के आसपास प्रयागराज में एक बिल्कुल नया प्रयागराज शहर, जो जैसे आपका देखते हैं गंगा जी के किनारे, उधर आपका पूरा एक बैंक पे तो डेवलपमेंट है, बट इधर शास्त्री ब्रिज से लेकर के आप ये चंद्रशेखर ब्रिज तक का जो एरिया है दिस साइड ऑफ गंगा रिवर, उसको उतना काम नहीं है। फाफा मऊ के बाद फिर आगे सब खाली ही है वो। तो वहाँ पर अभी सरकार कोई ब्रिज बना रही है गंगा जी पे, तो उस एरिया को यूज करते हुए वहाँ बड़ी स्कीम वहाँ ला रहे हैं। उसके वहाँ लैंड एक्वायर कर लिया? नहीं, लैंड एक्वायर नहीं किया, अभी हम उसको डिमार्केशन की प्रोसेस में है कि कहाँ पर पानी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ये भी है कि आप HFL को छोड़ना पड़ता है फ्लड जोन को, और कुछ कोर्ट्स के डायरेक्शन है कि नदी से इतने दूर तक कंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो हम उसको करते हुए बना रहे हैं, जल्दी उसको लाने की योजना है। उसके अतिरिक्त बनारस में हम लोगों ने किया हुआ है 2-3 स्कीम का, और फिर इसके साथ साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे आप अवगत हैं कि एक्सप्रेस वे हाईवेज का बहुत एक जंजाल फैला हुआ है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री के भी निर्देश रहते थे कि जब सरकार आपका इन्वेस्ट कर रही है तो एक अच्छी लोकेशन पे सरकारी संस्थाओं को आगे बढ़ करके लैंड को एक उचित समय पे वहाँ पर हमको ले लेना चाहिए। जैसे आपने लैंड बैंक का जिक्र किया था कि लैंड बैंक नहीं बचता, उसके यही कारण है कि कुछ भी एक गवर्नमेंट की स्कीम आने के पश्चात तो लोग प्राइवेट आने लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसी लोकेशंस पे जहां एक्सप्रेस वे है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, वहाँ पर एक बांदा में स्कीम का हमने धारा 28 कर दिया, एक चित्रकूट में किया है, एक झांसी में किया है। इस तरह से आपका जो छोटे छोटे शहरों में भी हम जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी या तो है नहीं, या है तो उनके पास उतने साधन नहीं है, पैसे नहीं है उतने। तो गाजीपुर में जैसे हम एक लेके आए हैं, और आजमगढ़ में लेके आए हैं, तो इस तरह से इधर मुजफ्फरनगर में भी एक लेके आए हैं, और मेरठ में तो खैर हम शुरू से ही रहे हैं, स्कीम रही है हमारी, और प्रयागराज में अभी हम जैसे बताया कि हुआ, लखनऊ में भी 2-3 आई है। तो इस टाइम ना केवल हम एक बड़े शहरों में लाने के लिए, एक छोटे शहरों में भी Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में वहाँ भी लोगों की कैपेसिटी है ऐसा खरीदने की, कि अच्छी जगह रहने की एस्पिरेशंस भी है सब में, कि अच्छा स्कूल हो, हॉस्पिटल हो वहाँ, बट वो प्राइवेट बिल्डर वो ऐसा दे नहीं पाते, तो इसलिए सरकारी संस्थाओं का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से भी उसको हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और लैंड बैंक में भी जैसे बात हम देखते हैं, तो जैसे पुराना एक्ट था तो उसमें मुआवजे का काफ़ी एक इशू हुआ था, तो उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट को बदला गया। तो उस समय सरकारी संस्थाओं का ये था कि कई जगह किसानों के वो रहे, विरोध रहे, तो सरकारी संस्थाएं ज़मीनों को थोड़ा लेने से पीछे हटी। और उसके बाद फिर जैसे नया एक्ट 1/1/14 से जो लागू हुआ, उसमें ब्रॉडली ये तय हुआ कि जो भी आपका सर्कल रेट है, शहरी क्षेत्र में आप 2 गुना देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना देंगे। तो उस टाइम सबको ऐसा लगा, सरकारी संस्थाओं को भी, कि इतना महंगे पे हमारी स्कीम्स वायबल नहीं होंगी, तो सब लोग पीछे हटे कि हम अब नई स्कीम नहीं लाएंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटीज जैसे LDA में भी आपने देखा हो कोई प्लॉट की स्कीम नहीं आई, अभी एक नई स्कीम आई है थोड़े दिन पहले, 20 साल बाद आई है। अभी आवास विकास ने भी कुछ प्लॉट्स के एरिया पुरानी स्कीम्स में निकाले, 100 कहीं पर 150, इस तरह से। तो इसमें जो फिर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, कि यदि सरकारी संस्थाएं ज़मीन नहीं लेंगी तो फिर होगा कैसे। तो फिर ये माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना आई है। वो योजना एक बहुत ही एक यूनिक स्कीम है, जिसमें जो भी लैंड एक्वायर हम करेंगे तो 50% जो है सरकार उसको सीड कैपिटल के रूप में देगी, जो कि 30 साल बाद वापस करना है गवर्नमेंट को। तो उस स्कीम के अंतर्गत चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी करे, चाहे आवास विकास परिषद करे, तो उसमें बहुत सारी स्कीम नई आई है। जैसे अभी एक बरेली में वो काफ़ी प्लॉट भी बेच चुके हैं, मुरादाबाद में भी मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है,
और एक चित्रकूट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी किया है, इवन बागपत में भी किया है। तो उसी स्कीम का हम फायदा उठाते हुए, तो क्योंकि एक 50% पैसा गवर्नमेंट एक सीड कैपिटल के रूप में दे रही है, तो उसी का उठाते हुए ये नई नई स्कीम्स आ रही हैं और इसमें 3,000 करोड़ का बजट है। अब एलडीए के जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2 स्कीम्स वो लेके आ रहे हैं, एक नैमिष नगर एंड एक स्कीम है, उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें भी सरकार की तरफ से उसमें वो दिया गया है सीड कैपिटल के रूप में, हाँ वापस भी करना है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो उत्तर प्रदेश में एक शहरों का एक विस्तार करना या नए शहर विकसित करना इन ट्यून विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एक्सप्रेस वेज एंड हाईवेज, तो वो बहुत ज़रूरी है और ये स्कीम इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। लेकिन सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोगों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ी है, लोगों की डिमांड बढ़ी है, ऐसे में लैंड बैंक की भी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ी और शायद इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के आप तरफ चले गए। लैंड बैंक को बढ़ाने के समय आपने हमेशा देखा होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, खेतीहर भूमि पर जा रहे हैं, वो भूमि जिस पर किसानों की का हक हुआ करता था, वो भूमि जिस पर निरीह, मैं कह सकता हूँ निरीह पशुओं की भूमि थी, वो चारागाह की भूमि, खलिहान की भूमि। अब दिक्कत ये आती है कि जब हम डेवलपमेंट के इस दृष्टिकोण में सिर्फ मानवों को रखते हैं प्रायोरिटीज पर, वो गांव जो शहर में तब्दील कर रहे हैं, जा रहे हैं आप, वहां पर पशुओं के लिए क्या प्राथमिकता हो सकती है? क्योंकि वो किसान को तो आपने कुछ निगोशिएट करके कुछ मुआवजा दे दिया या फिर लैंड दे दिया या मकान बनाकर दे दिया, लेकिन वो बहुत बाध्यकारी नहीं कर पाते कि नहीं आप उसको साथ जो आपके पास पशुधन था, पशुओं को तो धन कहा गया, अपने शास्त्रों में भी कहा गया, सरकारी विभाग में पशुधन विभाग कहा गया, वो धन खत्म होता जा रहा है। और चूंकि आप इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं, मैंने चित्रकूट में डीएम रहते हुए मैंने आपको देखा सुना था, तो उसके बारे में क्या चिंतन है? जबकि आपके पास इसी प्रकृति का काम है कि लैंड बैंक बढ़ाना है, प्लॉट देने हैं, मकान देने हैं, लेकिन किन शर्तों पर, किस मूल्य पर कि हम पशुधन खत्म करते चले जाएं? हाँ, ये आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन उठाया, क्योंकि जैसे जो भी स्कीम बनाएंगे उसमें लैंड लगेंगे, तो इसी में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि आप लोग कम से कम कृषि भूमि का उपयोग किया जाए। इसके लिए जो हमारे बिल्डिंग बाई लॉज हैं, तो उत्तर प्रदेश के बिल्डिंग बाई लॉज को बदलने की आवश्यकता है। तो उसको जब स्टडी किया गया तो हाई राइज की तरफ जाने का हुआ। फिर उसके अतिरिक्त पुराने शहरों में भी जो एरियाज बचे हुए हैं उनमें भी आप ऊंचा बना सकते हैं, रीडेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो जो पूरा बिल्डिंग बाई लॉज उत्तर प्रदेश का कंपेयर किया गया 8-10 स्टेट से, जिसमें महाराष्ट्र भी, हरियाणा भी, मध्य प्रदेश भी और अन्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स का कंपेयर करते हुए तो बाई लॉज को अभी जो बनाया है उत्तर प्रदेश में, नए बिल्डिंग बाई लॉज बने हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड को भी इसमें देखा गया, तो सबसे एडवांस आज की डेट में उत्तर प्रदेश के बिल्डिंग बाई लॉज हैं। वो इतना है कि आपको 45 मीटर पे रोड पे यदि है आपका, तो आपको जितना हाइट जाना है आप चले जाइए। उसमें पहले ग्राउंड कवरेज के एक लिमिटेशन रहते थे कि 45% से ज़्यादा आप कवर नहीं करेंगे, लेकिन अब वो देखते हुए कि आपका फायर सेफ्टी का और सेटबैक का मानक निर्धारित करते हुए, तो वो कवरेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पूरे उत्तर प्रदेश के जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं, जिसको मतलब कई प्रदेशों ने भी सराहा है और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको सराहा गया, जो विभाग है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, तो उन्होंने, तो इसका ये पीछे यही भावना थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को फैलाने की बजाय, ताकि हमारी जो कृषि की भूमि है उसको हम ज़्यादा ना यूज़ करें रहने में, हम थोड़ा सा हाई राइज की तरफ जाएं। तो हाई राइज में एक हमारे नया जो भी निर्माण होगा बिल्डिंग बाई लॉज होगा। दूसरा, रीडेवलपमेंट पॉलिसी भी हो रही है। जैसे पुराने क्षेत्र में पता लगा कि वहाँ एरिया तो बहुत है लेकिन आदमी कुल मिला करके 1,000 ही रह रहे हैं, उसको आप रीडेवलपमेंट करते हैं तो उसमें 10,000 लोग रह सकते हैं। और फिर 10,000 का जो आपका मेट्रो बना है, इतना पैसा खर्च हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है, तो वो एकदम आपने पास में ले सकते हैं, पैदल चल के भी ले सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये है कि कम से कम ज़मीन खर्च हो। आगे जो भी आप योजना बनाएंगे हाई राइज की तरफ जाइए और पुराने वाले को यूज़ उस तरह से करिए। एक तो ये उस पर कदम उठाया गया। दूसरा, जैसे पशुओं का खास तौर पे आपने गोवंशी पशुओं की बात जो किया जी, उसमें
ये है कि क्योंकि हमारा काम बिल्कुल एक विपरीत दिशा का काम है, लेकिन जैसे हम जहाँ भी स्कीम लाते हैं तो हर स्कीम में हमारे गांव जरूर आते हैं जी। तो गांव में जो भी वहाँ उनका रहने की जगह है, रहने की जगह के साथ उनके साथ फिर कुछ पशुओं का भी एरिया होता है, बाड़े वगैरह होते हैं जहाँ वो रखते हैं, और उसके साथ छोटा मोटा चारा वारा की व्यवस्था के लिए भी एक गांव का एक जो सेटअप है, तो उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करते हुए उसको एक लाल डोरा बोलते हैं। अच्छा। कि उसके अंदर हम लोग नहीं घुसते एंड वी टेक केयर कि जो गांव की एक जीवन शैली है, वो पशु रख रहा है या अपना और छोटा मोटा जो भी काम कर रहा है, उसमें हमारी दखल अंदाजी नहीं होती। लेकिन जो भी नई स्कीम लाने वाले हैं आप, क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील अधिकारी के रूप में यहाँ जाने पहचाने गए, स्वयं भी आपकी डिग्री जो है वो MVSC एंड AH है, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस के आप वैज्ञानिक हैं, आपको लगता है कि कहीं हम अब इस जगह पर बैठे हैं आवास विकास की योजना में, कहीं छोटा सा शेल्टर खासकर से गोवंशी पशुओं के लिए, जब सरकार इतनी चिंता कर रही है, आपको लगता है कि एक इनोवेटिव कदम होगा, छोटा सा ही शेल्टर हम दे सकें जहां पर रहने वाले नागरिक भी अगर कुछ पाल सकते हैं तो घर में न पालकर वहां बांध सके, उसका कोई किराया भी लिया जा सकता है, लेकिन हम एक स्थान आरक्षित कर सकते हैं। चर्चाओं में विचार बनते हैं और विचार से ही फिर निर्णय होते हैं। इस नाते में मुझे लगा कि ये सवाल आना चाहिए था इसमें, क्योंकि गोवंशी पशुओं का जैसे आप अवगत होंगे कि बुंदेलखंड में काफी संख्या में मुझे ये भी ध्यान है कि जब आप चित्रकूट के कलेक्टर थे, DM साहब थे आप, और उस समय कोई इनोवेटिव योजना आपने लागू की थी जिसको बाद में कई जिलों ने उसको अंगीकार किया था, वो क्या था, जरा उस पर आप प्रकाश डाल दीजिएगा। उसमें ये था कि जैसे वहाँ पर खासतौर पे एक ही फसल होती है जी। और बाकी जो पशु अपने जो पालतू भी होते हैं उनको भी खुला छोड़ देते हैं। जी। खास अन्ना प्रथा उसको बोलते हैं, और उसमें ज्यादातर गाय ही होती है, और फिर उसके कारण लोग खेती भी नहीं कर पाते और उनका जो दूध और अन्य जो उपयोग है वो भी नहीं कर पाते। तो उसी के लिए उस टाइम जो फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि इनका क्या समाधान किया जाए, तो मेरा बैकग्राउंड क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर हूँ मैं पेशे से, तो था, तो उस टाइम फिर इसका सोचा गया, हम लोगों ने इसे प्लान ये बनाई थी कि भाई इसको कैसे हम वो बनाएं कि लोग इसको रखने लगे। नंबर एक तो हमने ये था कि अपनी जो एक शुद्ध देसी नस्ल जो है हमारी, जैसे सिंधी है, रेड सिंधी है, साहिवाल है, इस तरह की जो 3-4 जो बड़ी अच्छी दुधारू पशु की नस्लें हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए था। तो जहाँ जहाँ भी अच्छे जो सांड हैं उनको खरीदा गया था सरकार के द्वारा और भेजा गया था। फिर उसके इलाज की भी व्यवस्था थी, कुछ गौशालाओं की व्यवस्था उसमें की गई थी, और कैसे जैसे जो मेल हैं इसमें गाय में जो मेल जो बछड़े बोलते हैं जिसको, यदि उसका एक परीक्षण करने के साथ अच्छी नस्ल नहीं है तो उनके बधियाकरण की उसमें व्यवस्था थी, और उसके साथ फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, उस तरह की चीजें भी प्रमोट करके किया था। तो वो झांसी में और चित्रकूट में उस टाइम किया गया था, उसके रिजल्ट भी अच्छे आए। अब ये थी मेरी पुरानी बात, बट क्योंकि खासतौर पे जो पशुओं के पुनर्वास के लिए या उनकी इस तरह की स्कीम्स में कोई दिक्कत ना आए, उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए पशुधन विभाग मुख्य विभाग है, और हमारा काम एक तरह से थोड़ा सा एक अनदर एक्सट्रीम ऑफ दैट आप बोल सकते हैं, जैसे आपने ही बताया। बट उसमें फिर भी जैसे एक तो मैंने बताया कि गांव वाले सिस्टम को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, छेड़ते नहीं। हाँ, दूसरा जो है उसके साथ साथ 1-2 बार स्कीम आवास विकास पहले लेके आया, जैसे गोकुल धाम योजना बताया गया, लखनऊ में थी, तो उसमें कुछ किसानों के लिए ऐसे था कि जो गोवंश को रख भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, तो उसमें उस टाइम लोगों के कुछ ऑफर नहीं आए, ज़्यादा अट्रैक्टिव उस टाइम नहीं था, तो उसको हम दोबारा देखेंगे। दूसरा फिर ये है कि वी विल एग्जामिन कि कैसे कोई एक स्थल को हम खास तौर पे जो जहाँ इस तरह की समस्या ज़्यादा है, तो उसमें गो आश्रय स्थल के रूप में कैसे हम एक छोटा एक प्लेस ही कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये जो डोमेन है ये नगर पालिका का भी हो जाता है। नगर पालिका भी कहीं ना कहीं यही रहती है कि ये अलाउड नहीं है एक्टिविटी, और उनसे लाइसेंस भी लेना पड़ता है इन लोगों को। तो नगर पालिका भी गो आश्रय स्थल बनाती है, तो उसमें कुछ प्लानिंग में हमको रखना चाहिए कि बाद में जब हम स्कीम को हैंड ओवर करते हैं तो ऐसे के लिए एक स्थल भी हमको रखना चाहिए। तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। ये आपने एक बहुत
रेलेवेंट क्वेश्चन किया और हम इसमें आगे विचार जरूर करें। 1966 में आवास विकास परिषद का गठन हुआ। आज 60 वर्ष की इस यात्रा में आप 66 जिलों तक जा पहुंचे हैं। अब 75 जिलों वाले इस प्रदेश में आपके पास बचे 9 जिले जहां पर आवास विकास परिषद नहीं पहुंच पाया है। कुछ लगता है कि आपको अपने इस कार्यकाल में उन 9 जिलों को भी आच्छादित कर देना है? हाँ, जैसे कि मैं अभी बताया था कि एक्सप्रेसवेज का जो आया तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ तक हम गए। जैसे चित्रकूट में भी हमने 28 का किया और बांदा में भी किया। बांदा में नहीं थी हमारी अब तक कोई स्कीम, गाजीपुर में किया। तो हमारी योजना यही है कि जो छोटे शहर भी हैं, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो हर एक ज़िले का हम कवर करें। और कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की लोकेशन मान ली ऐसी है कि कई जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बजाय दूसरा सिटी भी ज़िले में ऐसा हो सकता है कि जो अच्छी लोकेशन पे है और अच्छी जगह नए एक्सप्रेसवे पे आ रहा है। तो हम लोगों की यही योजना है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में लेके आएँ, क्योंकि बड़े बड़े जो भी आपके शहर हैं, लखनऊ में LDA है, GDA गाजियाबाद में है, KDA कानपुर में है, प्रयागराज में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बट वो इस लेवल पे नहीं कर पाई जितना ये 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी कर पाई है। तो हम लोगों का अब ये शिफ्ट भी है थोड़ा कि बड़े शहरों के साथ साथ हम लोग छोटे शहरों में हर जगह चाहे छोटी स्कीम ही सही एक लेके आए। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को आच्छादित करना के लक्ष्य है डॉक्टर बलकार सिंह जी का। बहुत अच्छी बात कही। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ही संपत्ति क्यों खरीदे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो इसलिए क्योंकि एक तो जो हमारी जो स्कीम्स बनाते हैं बड़ी स्कीम्स हैं जनरली, और उसी के अंदर आपका स्कूल भी मिल जाता है, हॉस्पिटल भी हो जाता है, और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, कॉमर्शियल एक्टिविटी का भी है। दूसरा क्या है कि रोड्स काफ़ी चौड़े मिलेंगे, और उसके पश्चात फिर पार्क्स वार्क्स का भी जो मेंटेनेंस है वो बेहतर है। जैसे कि जो भी यहाँ माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ एक कंपटीशन होता है साल में पार्क्स के बारे में, तो जो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर पार्क्स को उस पर अवार्ड मिलता है जी। 7-8 हमारे पार्क बड़े वो हैं, जैसे मुख्यालय में भी आप देखते हैं उसको भी अवार्ड हमेशा मिलता है वो। तो मतलब अच्छे से चौड़ी सड़कें बनाते हैं, सीवरेज का व्यवस्था ठीक है, और पार्क्स का व्यवस्था ठीक है, और फिर उसके बाद डिस्टरबेंस नहीं है ज़्यादा कि लोगों को जैसे कि मेंटेनेंस वगैरह के लिए हम लोगों से ज़्यादा वो डिस्टरबेंस नहीं रहता। तो फिर क्या है कि धोखाधड़ी नहीं है। कहीं मान लिया कि कोई प्राइवेट तो है नहीं हम लोग, तो कोई लिटिगेशन है या वो बात है वो अलग है, बट हम लोग यही प्रयास करते हैं कि एक मार्केट रेट को भी हम सस्ता करते हैं। जैसे कि आपका अभी ऑक्शन निकला हुआ है, ऑक्शन नहीं रजिस्ट्रेशन है इसमें अवध विहार में। हालांकि प्लॉट का नंबर इज अराउंड 200 ओनली, बट उसमें 38,000 रेट है, सब फ्री होल्ड वगैरह में ला करके 40,000 है, जबकि मार्केट में आप उसका डबल पाएंगे जी। और इसी तरह फ्लैट्स पे चर्चा हुई, देयर कॉस्ट इज लेस, जो हमने फ्रीज किया आगे नहीं बढ़ रहा है। और रहने वाले लोगों के भी जो व्यूज़ हैं मतलब काफ़ी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वी आर बेस्ट इंक्लूडिंग प्राइवेट, बट सरकारी में वी कैन से कि हम बेस्ट हैं। तो इसलिए लोगों को लेना चाहिए, और लोगों की पूरी वो भी है, मतलब डिमांड भी है। और हम भी यही चाह रहे हैं कि जैसे अब आगे हम लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा करके we auction our plots and some builder will take and build it as per the norms, क्योंकि उनका एक अलग तरह का कंपटीशन है। प्राइवेट सेक्टर को भी आप देखते हैं तो उनके लिए इतना आसान नहीं है ज़मीन मिल लेना। हमसे यदि वो बड़ा ज़मीन ले रहे हैं तो गैर विवादित ज़मीन है, जो भी होगा उनके साथ भी कई बार धोखा होता है। हालांकि वो भी कर देते हैं, बट उनके साथ भी वो तो इसलिए ये है कि चाहे फ्लैट हो चाहे प्लॉट हो, क्योंकि अब ज़माना ऐसा है कि ज़्यादा प्लॉट का तो स्कोप नहीं है, कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स की हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को बचाना चाहिए खेती के लिए। तो हाई राइज तो जाना पड़ेगा, और हाई राइज में भी हम लोगों ने अभी जैसे बालकनी वगैरह के लिए काफ़ी फ्री स्पेस के इंसेंटिव दिए हैं कि बड़ी बालकनी हो। अच्छा, हाई राइज में यदि आप एक अच्छी सी बालकनी दे देते हैं तो एक रिक्वायरमेंट लोगों की बाहर बैठने की, एक मौसम का
आनंद लेने की जो होती है वो पूरी हो जाती है। बट कहीं ना कहीं प्राइवेट ने भी इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया और सरकारी लोगों ने भी, कि ठीक है फ्लैट है तो एकदम ऐसा हो गया कि जैसे केज में आप बंद हो गए। तो एक ओपन एरिया में एक्सेस हो, बड़ी बालकनी हो, तो फ्लैट इज इक्वली गुड, रादर कई एडवांटेज भी हैं उसके। तो उस तरह की चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलकार सिंह जी। न केवल आवासीय चिंताओं को दूर किया आपने, और आपने ये भी कहा कि हमारे पास क्यों आए, एक सामान्य नागरिक उत्तर प्रदेश में रहने वाला, और हमारे पास उस सबके लिए समाधान है, समुचित मूल्य पर समाधान है। और यही चिंता नहीं बल्कि किसानों की चिंता भी, नागरिक की चिंता भी, पशुओं की चिंता भी। सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने एक पशु हित चिंतक के रूप में आपने कार्य भी किया है, तो पशुओं की चिंता तक आप वहाँ तक ले गए बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक भास्कर की ओर से आपका बहुत आभार।